हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द पीसी क्लासेस में। आज आपके सामने हम लोग नया टॉपिक के साथ आए हुए हैं जो कि है मौर्योत्तर काल। इसमें विदेशी शासक जो आए थे उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या क्या आता है। तो देखिए, आप लोगों को जैसे पता होगा कि जैसे कोई बड़ा राज्य अगर बिखरता है तो छोटे छोटे राज्य उसमें आते हैं। जैसे बड़ा राज्य जैसे टूट जाता है तो उसमें से क्या होता है, छोटे छोटे राज्य की उत्पत्ति होती है। उस समय हम लोग का क्या चांसेस बढ़ जाता है कि बड़े मतलब बाहरी शासक करने का, बाहरी आक्रमण का उसमें बढ़ जाता है। क्योंकि जब छोटे छोटे राज्य में बिखर जाते हैं तो क्या होता है कि उनका ताकत कम हो जाता है और उनका मतलब ज़्यादा ताकत नहीं रहता। उससे क्या होता है कि बाहरी शासकों को क्या लगता है कि आक्रमण करने में ईजी लगे। तो ऐसा हुआ था उस टाइम में, मौर्योत्तर काल में। जब मौर्य काल की जब समाप्त हो गया था तो उस समय छोटे छोटे राज्य की मतलब छोटे छोटे राज्य में टूट गए थे। उस समय हम लोग पिछला लेक्चर में क्या पढ़े थे कि जैसे 3 गो वंश बना था छोटे छोटे अपना वंश में। पहला शुंग वंश था, दूसरा कण्व वंश था, तीसरा सातवाहन वंश था। तो आज हम लोग जो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी शासक जो आक्रमण किए थे उस मौर्योत्तर काल के बाद, उस टाइम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। 3-4 इसमें आते हैं विदेशी शासक। पहले आते हैं हिंद यूनानी पहले आते हैं। दूसरे हम लोग आते हैं शक आते हैं, और तीसरे आते हैं पल्लव आते हैं, चौथे कण्व वंश आते हैं। तो ये सब विदेशी शासक हो गए। तो इसमें देखते हैं कि देखिए, जो हम लोग का जब मौर्य काल में जितना राज्य हम लोग का जो जिसका जितना था, जितना विस्तार था राज्य, तो उस देखते हैं कैसे था। ऐसे करके मान लीजिए हम लोग का मैप है, इमेजिन कर लिए। तो देखिए, ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। तो मौर्य काल में ये सारा क्षेत्र मौर्य के पास था। उस टाइम जैसे मौर्य काल ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य, स्थानीय राज्य बनना स्टार्ट हो गया। छोटे छोटे राजा उसमें निकल कर सामने आने लगे। उस टाइम क्या हुआ, कुछ विदेशी शासक भी उस पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए। आक्रमण करना जो मध्य एशियाई से, कोई चीन से, कोई ऐसे ऐसे करके आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए थे। तो उसमें से जो विदेशी शासक थे वो सब ये सब आ गए। पिछला लेक्चर हम लोग पढ़ते हैं देसी शासक, वो सब हो गए। उसको देसी शासक और ब्राह्मण समाज भी बोला जाता है। तो वो सब हमारे थे। आज चलिए देखते हैं हिंद यूनानी जो हम लोग के मध्य एशियाई से जो आए थे हिंद यूनानी सब, उसके बारे में देखते हैं। उसमें से सबसे जो आए थे तो कौन थे, डेमेट्रियस थे। हिंद यूनानी जो है उसको क्या बोलते हैं, हिंद यूनानी हम लोग इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, इंडो ग्रीक, या फिर बैक्ट्रियाई भी बोलते हैं, बैक्ट्रियाई। ये सब इनका नाम है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि सबसे पहला बैक्ट्रियाई शासक कौन था, सबसे प्रचलित शासक कौन था, ऐसा क्वेश्चन बनता है। हिंद यूनानी कोई ज़रूरी नहीं हिंद यूनानी मिल जाएगा आपको, तो याद रखिएगा ये सब। तो देखते हैं सबसे पहला कौन था, हिंद यूनानी डेमेट्रियस था। ये सब सबसे पहला ये हिंद यूनानी था। इसने सबसे पहले किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो अफगानिस्तान क्षेत्र पर, पंजाब क्षेत्र पर, सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले जो आक्रमण किए थे। देखिए, उस टाइम में क्या होता था कि इधर से तो चाइना का बॉर्डर था, पहाड़ वगैरह था उस टाइम, तो आक्रमण करने में इजी नहीं था। तो हमारे जो भी विदेशी शासक आते थे अफगानिस्तान साइड से आते थे। तो सबसे पहले अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, इस सब पर उन्होंने आक्रमण किया डेमेट्रियस ने। तो ये सब इनके बारे में। तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाई, साकल को, जो सियालकोट में स्थित है। जो डेमेट्रियस है उसने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाई। तो ये है उनके बारे में। इसमें जो हिंद यूनानी के जो सबसे प्रमुख शासक हो गए, प्रमुख शासक मिनांडर कहलाते हैं। 165 से 145 BC तक उन्होंने राज किया था। कौन हो गया, मिनांडर हो गए इनके प्रमुख शासक। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसका पूछता है। मिनांडर का दूसरा नाम क्या हो गया, मिलिंद हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है। तो देखिए, मिनांडर जो प्रमुख शासक हैं उन्हें जब शासन करना स्टार्ट किए तो उनमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों से मिला। उनमें से एक बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म के एक दार्शनिक से उन्होंने भेंट की। दार्शनिक से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ज्ञान लिए, बहुत सारे प्रश्न किए, उत्तर दिए, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। वो कौन किसने मिला था, मिनांडर ने मिले थे। किससे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, उनका नाम क्या था, नागसेन से।
उनका मुलाकात नागसेन से हुई। तो मिनांडर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे इससे, नागसेन से, तो उसने बहुत सारे आंसर भी बताए बौद्ध धर्म के बारे में। उन्होंने फिर मिनांडर को क्या लगा कि नहीं ये सब सारा क्वेश्चन अच्छा, तो उन्होंने उनसे खुश होकर क्या हो गए, प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया मिनांडर ने। तो उस सब चीज़ के बारे में जो क्वेश्चन वगैरह उस सब के बारे में वर्णन किस में मिलता है, आपका मिलिंदोपन्ह में मिलता है। मिलिंदोपन्ह एक बुक है, उनका वर्णन मिलता है कि क्या क्या क्वेश्चन उसने पूछा था नागसेन से, इस सब बारे में उनका वर्णन मिलता है मिलिंदोपन्ह में। तो ये सब बारे में हो गया हिंद यूनानी के बारे में। मिनांडर ये इनके प्रमुख शासक हो गए। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासन में स्टार्ट हुए थे, तो हिंद यूनानी के शासन में सोने के सिक्के। देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए हिंद यूनानी के शासनकाल में। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखिएगा, तो एग्ज़ाम में आपका पूछता है। हाँ, उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, और एक चीज़ है कि जो उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे उनमें उन्होंने अपना बहुत सारे जानकारी दिए थे। जैसे राजा के नाम रहते थे उसमें, कला के, इस राजा के कौन काल में राज किए थे उसके बारे में उसमें डिज़ाइन वगैरह था उस सोने के सिक्के में। तो उस सोने के सिक्के में इस टाइप का था, इसीलिए सोने के सिक्का उस मतलब अच्छा माना जाता है उस टाइम में। ये याद रखने वाली चीज़ है। तो सिक्कों पर काल एवं राजा के बारे में जानकारी मिलती थी, ऐसा उस डिज़ाइन में था उस सोने के सिक्के में। तो ये क्वेश्चन बनता है इसमें से, तो याद रखिएगा। गंधार कला, गंधार कला को समझिए। गंधार कला जो है ना, गंधार कला ये एक इंडियन कला प्लस अफगानिस्तानी कला, अफगान का कला, दोनों कॉम्बिनेशन को गंधार कला बोला जाता है। मतलब इंडिया का जो कला था, भारत का जो कला था, वो कला और अफगानिस्तान साइड का जो कला, दोनों को मिलकर गंधार कला होता है। तो गंधार कला के विकास क्या हुआ था उस टाइम ही हुआ था। हिंद यूनानी जब आए थे तो बहुत सारे कलाकृति बहुत कुछ लेके आए थे उन्होंने। तो गंधार कला की शुरुआत उस टाइम से हुई थी। तो ये सब याद रखिएगा। नाट्य के में पर्दा प्रचलन, देखिए अभी भी भारत में क्या होता है, हमारे जो नाटक जो करवाते हैं उनमें क्या होता है कि जब पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, उस समय से कब से स्टार्ट हुआ था, तो हिंद यूनानी के काल से स्टार्ट हुआ था। अभी जब मतलब कोई नाटक स्टार्ट होगा तो क्या होता था, पर्दा पहले गिरा हो रहा था, फिर उठता था, जैसे ख़त्म हो गया फिर डाउन होता था। तो कब से स्टार्ट हुआ इस सब के बारे में तो आपका याद रखिएगा, ये हिंद यूनानी के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था। ये सब नाट्य में पर्दा प्रचलन की शुरुआत उस टाइम से हुई थी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंद यूनानी के बारे में। तो देखिए क्रम याद रखिए, क्रम कभी पूछ देता है। हिंद यूनानी जो है उसके बाद शक आते हैं, उसके बाद पहलू आते हैं, उसके बाद कुषाण आते हैं। कभी कोई एग्जाम में पूछ देता है कि क्रम बताइए, तो क्रम भी इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइम में कौन लगाता जो आए थे उसके बारे में क्रम है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, अब शक आते हैं, ये भी मध्य एशियाई से आते हैं, शक वंश ये भी आते हैं। तो शकों के 5 शक है, मतलब जैसे ये शक जो हो गए वो भी मध्य एशियाई से आते हैं। उसमें 5 कबीला थे, 5 टाइप के जनजाति थे उसमें। तो 5 कबीला अलग अलग भारत के अलग अलग कोनों में वो डिवाइड हो गए। तो 5 उसमें से सबसे फेमस इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा शासन कौन किए थे, तो पश्चिमी शाखा, पश्चिमी साइड में एक उनका जनजाति था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कबीला बोलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा फेमस, उनके बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट है वो। तो शक वंश का सबसे 5 गो उसमें शासक था, मतलब 5 गो शाखाएँ थी। तो उसमें 5 पश्चिमी जो था वो इम्पोर्टेंट है आपका। तो पश्चिमी में जो सबसे प्रमुख शासक हो गए तो रुद्रदामन हो गए। तो पश्चिमी में जो शासक है तो रुद्रदामन हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इस 5 में से सबसे 4 तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 5वां जो है आपका ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए क्या क्या काम करवाए थे इन्होंने। रुद्रदामन जो है, जो मौर्य काल में जो है, मौर्य काल में एक झील का निर्माण हुआ था। उस झील का क्या नाम है, जीर्णोद्धार सुदर्शन झील, सुदर्शन झील उसका नाम है। उस सुदर्शन झील को मौर्य काल में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में वो बना था सुदर्शन झील। इसका झील का क्या काम था कि ये सिंचाई के लिए काम आता था, सिंचाई के लिए सुदर्शन झील काम आता था। तो उस झील का इन्होंने क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार मतलब क्या हुआ था कि मौर्य काल के बाद कुछ टाइम को गैप के बाद वो झील पूरा एकदम मतलब गंदा वगैरह बहुत हो गया था। तो उनका साफ़ सफाई करवाया। साफ़ सफाई को क्या बोलते हैं, मतलब स्वच्छ करवाया, मतलब सिंचाई लायक बनाया। तो उसको क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार बोलते हैं। तो ये याद कीजिएगा, किसने करवाया, तो रुद्रदामन ने करवाया था। ये आपका क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ एक अभिलेख इन्होंने निर्माण करवाया रुद्रदामन ने, जो कि पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में पाई गई है, जूनागढ़ अभिलेख।
तो ये याद कीजिएगा। बाकी सब जो अशोक ने निर्माण करवाया वो सब कैची में था, तो ब्राह्मी था, क्रोष्टी था, ये सब वगैरह 4 गो था, ग्रीक था, अरमाइक था, ये सब लिपि में था। लेकिन पहला संस्कृत जूनागढ़ अभिलेख में पाया गया, संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत में लिखा हुआ, तो ये याद कीजिएगा। उसके बाद देखिए जैसे ही शक आते हैं तो वहाँ के जो अस्थाई एक राजा थे, मतलब शक राज किए थे आपका गुजरात या एमपी साइड में थे शक। तो वहाँ के जो स्थानीय एक राजा थे उन्होंने क्या करवाया कि शक के साथ लड़ाई कर लिया, लड़ाई हुआ तो स्थानीय राजा ने शक को हरा दिया था, उस टाइम में पराजय कर दिया था। तो स्थानीय राजा का क्या नाम है? उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया। तो स्थानीय राजा जो थे उन्होंने अपना जो है राजा बन गए, मतलब हरा दिए शकों को। तो क्या किया उन्होंने? अपना विक्रमादित्य की उपाधि ली, विक्रमादित्य का। यह क्वेश्चन बनता है, आपको याद कर लीजिएगा कि कौन स्थानीय राजा ने आपका शकों को हराया? तो स्थानीय राजा ने, और हरा कर क्या चीज़ को उपाधि लिया? तो विक्रमादित्य की उपाधि ली। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आ जाएगा, क्वेश्चन में बन जाएगा। तो उज्जैन का था वो राजा, कहाँ का था? उज्जैन का राजा था जो शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली, और उन्होंने एक कैलेंडर भी चलवाया जिसका नाम क्या है? विक्रम संवत। एक कैलेंडर उन्होंने बनवाया है, विक्रम संवत एक कैलेंडर है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि विक्रम संवत जो कैलेंडर है वो किस लिए बनवाई थी, किस लिए लाया गया था? तो शकों को हराने के बाद विक्रम कैलेंडर को लाया गया, विक्रम संवत को लाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखिएगा शक के बारे में, इतना कुछ है तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या आता है हमारा? पहलू आ जाते हैं। पहलव ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तक्षशिला को बनाई। पहलव ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाई। प्रमुख शासक इसके कौन हो गए? गोंडोफर्निस। ये ज़्यादा कुछ नहीं है पहलव में, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रमुख शासक इसके हो गए गोंडोफर्निस। इसमें तख्ते वही अभिलेख में इनका वर्णन है, तख्ते वही एक अभिलेख है, उसमें गोंडोफर्निस का वर्णन मिलता है। तो ये याद रखिएगा पहलू वंश में। तो ये पहलू वंश ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना ही था, याद रखिएगा। इसके बाद आता है सबसे, देखिए जो था चारों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? कुषाण वंश माने जाते हैं। विदेशी शासक जो बोलते हैं सबसे प्रभावती या प्रचलित शासक कौन हो गए? कुषाण वंश हो गए। ये सब याद कीजिएगा। ये चाइना की तरफ से आए थे, चाइना साइड के थे, तो चाइना साइड के थे तो कुषाण वंश उनको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्रमुख जो राज किया था, सबसे प्रभावती राजा मतलब वंश कौन सा था? तो कुषाण वंश आपका बन जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कन्फ्यूशस ने की थी। ये क्वेश्चन बनता है। संस्थापक कौन हो गए कुषाण वंश के? तो कुजुल कन्फ्यूशस हो गए। इसमें भी जब कुषाण वंश जो थे इसमें भी 5 कबीले आए थे, मतलब 5 शाखाएँ थी। ये भी अलग अलग भारत के अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्य पे विस्थापित हो गए 5 कबीला। उसमें से एक कुषाण है, तो ये याद रखिएगा, उसमें से कुषाण है। कुषाण एक नहीं है, कुषाण मतलब 5 कबीला थे, तो उनमें से एक कुषाण कबीला के हम लोग के बारे में पढ़ना, क्योंकि वह ज़्यादा प्रभावित था, तो उसके बारे में पढ़ना। 5 कबीले थे, तो उसमें से एक कुषाण है। तो उसके में एक देखिए विम कन्फ्यूशस, इसमें से दूसरा शासक हो गए कुषाण वंश के। पहले कुजुल कन्फ्यूशस हो गए जो संस्थापक हो गए, दूसरा विम कन्फ्यूशस जो किया दूसरा शासक हो गए। इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। सोने के सिक्के इन्होंने जारी करवाए। उसके बाद इन्होंने जो भगवान को मानना स्टार्ट किया, तो कौन से भगवान को मानना स्टार्ट किया? तो शिव जी को मानना स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन बनता है, विम कन्फ्यूशस ने किस भगवान को मानना शुरू किया? तो कौन सा था? शिव जी को इन्होंने मानना स्टार्ट किया। उसके बाद जो हमारे प्रमुख शासक है, इस कुषाण वंश के प्रमुख शासक कौन आ गए? कनिष्ठ आ गए। कनिष्ठ के बारे में आपको पढ़ाए थे, किसमें पढ़ाए थे? बौद्ध धर्म में पढ़ाए थे। संगीत जब पढ़ाए थे तो बौद्ध धर्म में आपको पढ़ाए थे कनिष्ठ के बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। कनिष्ठ ने जब जैसे राजा बने, उन्होंने अपनी राजधानी चेंज करके क्या बनाई? पेशावर बनाई। पेशावर या मथुरा को अपनी राजधानी बनाई। पहले पेशावर को बनाया था, फिर उन्होंने चेंज करके मथुरा को बनाई। फिर इन्होंने क्या किया? शक संवत की स्थापना की, मतलब जो कि अभी क्या माना जाता है? नेशनल कैलेंडर हम लोग का जो है, भारत का नेशनल कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ था? तो कनिष्ठ के शासनकाल से इन्होंने ये शक संवत जो कैलेंडर उसकी स्थापना की थी, और अभी तक चल रहा है। तो ये शक संवत है, राजा बनने की खुशी में। ये क्वेश्चन बनता है कि शक संवत कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई? तो कनिष्ठ ने जब राजा की उपाधि राजा बने, उसके बाद उस खुशी में क्या किया? उन्होंने शक संवत की स्थापना की। तो राजधानी, इसकी राजधानी हो गई, ये हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन कुषाण वंश
शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन सा वंश था? टोटल जो है हिंद यूनानी, इसमें शुद्ध सोने के सिक्के कौन वंश में हुए थे? तो कुषाण वंश में हुए, तो शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए थे, तो ये याद रखिएगा। तो कनिष्ठ ने चौथे बौद्ध संगीति, देखिए बौद्ध धर्म में आपको पढ़ाए थे कनिष्ठ के बारे में। इसने ही क्या करवाया था? चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था कनिष्ठ ने। तो ये इंपॉर्टेंट सब चीज़ है। उसके बाद गंधार व मथुरा कला, गंधार कला आपको बता दिए इंडो ग्रीक कला का कंबाइन है, इंडो और ग्रीक कला को मिला के गंधार कला होता है। और मथुरा कला जो है, जो भारतीय कला है, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, मतलब कुषाण वंश में स्टार्ट हुआ था इंडो ग्रीक और मथुरा कला, ये याद रखिएगा। उसके बाद उसके जो दरबार में जो थे मेन लोग थे, जो मंत्री लोग थे, उनके बारे में जो है देखिए, अश्वघोष बुद्ध चरित्र, इसके बारे में वर्णन मिलता है। बुद्ध चरित्र बुक है, तो उसके बारे में चरक हो गए, चरक संहिता, नागार्जुन हो गए शून्यवाद के जनक, ये सब उसके दरबार में जो थे उनके बारे में लोगों के नाम हैं। तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र थे, मतलब बुक नहीं था, बुद्ध चरित्र मतलब आपको हो गया कि बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने बताया, बुद्ध चरित्र। चरक हो गए, चरक संहिता, नागार्जुन हो गए शून्यवाद के जनक, शून्य का जनक माना जाता है इसको, नागार्जुन हो गया, उनके दरबारी थे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आपका पूछ सकता है। मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से रिवीजन कर दे। इसमें 4 शासक थे, हिंद यूनानी थे, शक, पहलू, कुषाण। इसमें सबसे प्रमुख क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? कुषाण वंश। और उसके बाद आ जाते हैं हिंद यूनानी, फिर शक वंश। पहला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना कुछ विदेशी शासक में मौर्योत्तर काल में आपके आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत सारा, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, जैसे मिनांडर हो गए, गोंडोफर्निस हो गए, ये सब कनिष्ठ हो गए, ये सब एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बनता है। तो थोड़ा देखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर अच्छा लगे पढ़ाई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कीजिएगा। और अगला वीडियो में आपका लाएंगे गुप्त वंश के बारे में। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।